बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के एक रोमांटिक पोइट की बायोग्राफी है। पोइट हैं विलियम ब्लेक, जिनका किसी हद तक शुमार रोमांटिसिज्म या रोमांटिक ईरा से होता है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो उनके अंदर क्लासिकल पोइट्री वाले हैं। यानी ये एक ऐसे बॉर्डर लाइन पे मौजूद हैं जहाँ पे हम 18th सेंचुरी के ट्रेड्स भी देख सकते हैं और इनके अंदर रोमांटिक पोइट्री के ट्रेड्स भी मौजूद हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द बायोग्राफी, द लाइफ, करियर एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑन हिज पर्सनैलिटी। विलियम ब्लेक एक बहुत बड़ा नाम। सिम्बॉलिक पोइट्री के हवाले से इनको बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्लेस दी जाती है इंग्लिश पोइट्री में। अगर हम इनकी लाइफ हिस्ट्री में चलें तो ही वॉज बॉर्न इन 1757, डाइड इन 1827। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट. He was a painter and printmaker, widely regarded as one of the most visionary and original figures of the Romantic era. He was not only a poet, जैसे आप देख रहे हैं, he was a painter. इनकी लाइफ अभी हम जब इनका लाइफ एंड करियर और इनकी आर्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा ही वॉज अ पेंटर और प्रिंट मेकर भी थे। तो ये रोमांटिक इरा के एक वर्सटाइल आर्टिस्ट के तौर पे इनको गिना जाता है। हिज वर्क इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स प्रोफाउंड स्पिरिचुअल डेप्थ्स, इमेजिनेटिव पावर एंड सोशल क्रिटिक। बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सोसाइटी के, राइटिंग के, रोमांटिक इरा के, प्रैक्टिकल लाइफ के और सिम्बॉलिक पोइट्री के हमें इनकी पोइट्री में मिलते हैं। If we talk about his early life, he was born on November 28, 1757 in Soho, London, to James Blake, a hosier, and Catherine Wright Blake. ये उनके parents हैं. So actually he belongs to London. He was the third of 7 children, only 5 of whom survived infancy. 7 में से जो 5 बच्चे हैं उनकी जो है वो बच्चे बाकी उनकी डेथ हो गई। He was the third of 7 children. 7 बच्चों में इनका ये तीसरा नंबर था। If we talk about his education, Blake showed an early talent for art and was homeschooled by his mother. So originally इनके अंदर बहुत बचपन में इनके अंदर आर्टिस्ट वाली जो आप कह लें टैलेंट है वो इनके पेरेंट्स को नज़र आना शुरू हुआ था। और इनको जो सबसे पहले इनकी जो बेसिक एजुकेशन या ट्रेनिंग हुई घर पे हुई। इनकी मदर ने इनको घर में पढ़ाया। At the age of 10 he was sent to Henry Pass Drawing School where he developed his artistic skills. So जो पहला टैलेंट इनका नोटिस हुआ, जो उनके पेरेंट्स ने नोट किया, दैट वाज पेंटिंग एंड आर्ट। ड्राइंग स्कूल में इनको एडमिशन दिलवाया गया। However, his formal education was limited and he was largely self-taught in literature and philosophy. जो फॉर्मल एजुकेशन है डिग्रियों के लिए वो उन्होंने हासिल नहीं की, लेकिन उनकी अपनी जो सेल्फ स्टडी थी लिटरेचर में, फ़िलासफ़ी में, आर्ट में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, ये इनकी एक नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट मौजूद था। अप्रेंटिसशिप की बात करें अर्ली लाइफ में तो एट द एज ऑफ 14 ही वाज अप्रेंटिस टू एनग्रेवर जेम्स बेसियर, where he learned the craft of engraving and developed a love for Gothic art and medieval architecture. So ये एक ऐसा पीरियड था कि जिसके अंदर आर्ट जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लरिश हो रहा था। इससे पहले गोथिक आर्ट, आर्किटेक्चर, मेडिवल, रेनेसां पीरियड का जो एक लेगेसी which was passing on from 16th century to 17th and then 18th century, तो वो जो आर्ट वाला एक लेगेसी पिछली सेंचुरीज़ की थी वो पास ऑन होती हुई जब 18th सेंचुरी तक पहुंची तो उससे विलियम ब्लेक जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रेस हुए। सो एट द एज ऑफ 14 इन ये अप्रेंटिस बने एक एनग्रेवर के। सो जैसे मैंने बताया पहला टैलेंट इनका सामने आया एज एनग्रेवर, एज प्रिंट मेकर, एज आर्टिस्ट, एज ड्राइंग मेकर। अगर हम फर्दर देखें इनके आर्टिस्टिक करियर में तो in 1779 Blake began studying at the Royal Academy of Arts, but he clashed with its president Sir Joshua Reynolds over artistic principles. Of course एक आप कह लें एक इंडिपेंडेंट थिंकर होने के नाते इनकी अपने जो प्रेसिडेंट थे इस इदारे के उनसे नहीं बनी। एक अच्छा इदारा था रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स, वहाँ पर इन्होंने आर्ट पढ़ना शुरू किया था। ब्लेक रिजेक्टेड द अकेडमीज एम्फेसिस ऑन क्लासिकल आइडियल्स, फेवरिंग इंस्टेड अ मोर इमेजिनेटिव एंड पर्सनल स्टाइल। यहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टाइल बनाने की कोशिश की, इमेजिनेटिव स्टाइल, बजाय एक क्लासिकल आइडियाज़ को फॉलो करते जो कि यकीनन उनके करिकुलम का हिस्सा होंगे। इन 1782 अगर हम उनकी मैरिज की बात करें तो ही वॉज मैरिड कैथरीन बाउचर, an illiterate woman whom he taught to read, write and assist him
इन इज आर्टिस्टिक वर्क। इलिटरेट वुमेन थी जिनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उन्हीं से उनकी शादी हुई। द मैरिज वॉज अ क्लोज पार्टनरशिप एंड कैथरीन सपोर्टेड ब्लेक थ्रू आउट हिज करियर। इस मामले में वो काफ़ी फॉर्चुनेट थे कि उनको उनकी वाइफ ने काफ़ी हेल्प किया लाइफ में। Blake worked as a professional engraver, producing illustrations for books and magazines. तो प्रोफेशनल एनग्रेवर बने, आर्ट का चूँकि टेस्ट था, स्किल डेवलप हो चुकी थी, बुक्स मैगजीन के ऊपर इलस्ट्रेशन, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग, टाइटल पेज, बैक पेज, ये सब कुछ बनाना उनके काम में शामिल थे। सो दैट्स व्हाई ही वाज एक्सेलिंग इन दैट पीरियड, इन दैट फील्ड। However, he struggled financially and often relied on patrons for support. Financially को बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हो पाए, उनको सपोर्ट मिलती रही, लेकिन ये कि अपने आर्ट में वो आगे बढ़ते चले गए। अगर हम उनके लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो उनका आर्ट में एक आप कह लें इल्यूमिनेटिंग फैक्टर है, दैट इज़ illuminated printing. Blake developed a revolutionary technique called illuminating printing, which allowed him to combine text and images on a single plate. ये उस वक्त प्रिंटिंग में एक प्लेट के ऊपर एक चीज़, एक तरह की राइटिंग जो है वो इनग्रेव हो सकती थी, या इमेजेस हो सकते थे या टेक्स्ट हो सकती थी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस a combination of text and images on a single plate, जो कि बाद में प्रिंटिंग होती थी। So this method gave him complete artistic control over his works and enabled him to create his famous illuminated books. तो इससे उनकी शोहरत में इजाफा हुआ, उनकी स्किल बेहतर हुई, उनका काम बेहतर हुआ। उन्होंने अपनी बुक्स थी और दूसरों की जो बुक्स थी जिसके ऊपर वो पब्लिशिंग का काम करते थे, तो ये एक नई टेक्निक थी विच वॉज गेटिंग पॉपुलैरिटी। अगर हम उनके मेजर वर्क्स की बात करें तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस फेमस वन 1789, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखी 1794 में। These collections of poems explore the contrasting states of innocence and experience, often addressing themes of childhood, oppression and spirituality. ये बहुत मशहूर है, हमारे करिकुलम और हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। The Marriage of Heaven and Hell from 1790 to 93 के दरमियान लिखी गई। A prose work that challenges conventional morality and celebrates the creative energy of the human spirit. अच्छा, अगर आप क्लोजली वॉच कीजिए, अगर आप इस एज को देखें जिसमें वो लिख रहे थे, तो ये एज थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के का जो पीरियड था, ये उस एज में लिख रहे थे। पोइट्री पढ़ेंगे, जब आप पोइट्री पढ़ें तो आपको इनके अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट नज़र आएगी। सो वो जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये रेन ऑफ टेरर का है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो इसमें भी आपको चैलेंजेस जो कन्वेंशनल मोरालिटी के हैं वो उनको फेस करते हुए नज़र आते हैं। The Tiger in 1794, one of the most famous poems exploring the duality of creation and destruction. Prophetic books में आज Blake wrote a series of epic visionary works, including the Book of Urizen, Milton, and Jerusalem, which reflect his complex mythology and spiritual beliefs. Spirituality में काफ़ी हद तक इनका नाम लिया जाता है। Visions आते थे, he was a visionary, he was a prophetic, he was a mystic, and he was a symbolic poet. तो spirituality और स्पिरिचुअल जो राइटिंग्स है वो इन्होंने लिखी। फ़िलासफ़ी एंड विजन में अगर हम बात करें तो इनका फ़िलासफ़ी और विजन क्या था, तो सबसे पहले आते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्पिरिचुअल बिलीफ्स आते हैं। ब्लेक वाज डीपली स्पिरिचुअल बट रिजेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, किसी रिवील्ड रिलीजन पे यकीन रखने की बजाय ही वाज बिलीविंग इन हिज विजन्स, इन हिज ओन स्पिरिचुअलिटी, इन हिज ओन स्पिरिचुअल बिलीव्स। He believed in the divinity of the human imagination and saw the material world as a reflection of a higher spiritual reality. So actually इनकी ये अपनी human imagination पर ज़्यादा emphasize करते हैं और इस material world को ये समझते हैं कि ये higher spiritual reality का एक reflection है। So इनके ख्याल में जो original spirituality है that exists, that rests only with human imagination. So human imagination के अंदर ही गॉड का कॉन्सेप्ट मौजूद है, विजन्स इंसान के पास होते हैं। ये इनको ये भी कहा जाता है विलियम ब्लेक के बारे में कि ये अपनी चाइल्डहुड में इन्होंने कुछ एंजल्स को भी देखा था। इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, बहरहाल ये एक उनके बारे में मिथ मशहूर है, स्पिरिचुअल बिलीव्स इनके। सोशल क्रिटिक की बात करें तो ब्लेक वाज अ पैशनेट क्रिटिक ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिसेस ऑफ हिज टाइम, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाइल्ड लेबर एंड द ऑपरेशन ऑफ द पुअर। बड़े जनरल कॉन्सेप्ट्स जितने भी उस वक्त के बड़े की जो सोशल इश्यूज थे उनकी में पाई जाने वाली इनजस्टिसेस के खिलाफ थे, उसी के बारे में लिखते भी थे। His works often championed individual freedom and condemned authoritarianism.
Mysticism and symbolism is certainly there. Blake's poetry and art are filled with symbolic imagery drawn from the Bible, mythology. इनकी जो symbolic, जैसे मैंने पहले बताया, symbolic poetry है, तो इनकी जो symbols हैं, they are derived from either from Bible or from mythology, old mythology, and his own visionary experiences. और कुछ ऐसी चीज़ें जो इनके अपने visionary experiences से निकलती हैं. सो जो इनका मिस्टिसिज्म और इनका जो स्पिरिचुअलिटी है, उसके अंदर सिंबल्स भी इनके अपने ही डिराइव किए हुए हैं, इनके अपने विजन से डिराइव किए हुए हैं, इन्होंने कहीं पढ़े नहीं हैं. सो अगर हम ये कहें कि कोई थ्योरेटिकली स्पीकिंग ही रेड समथिंग एंड ही डिराइव्ड हिज आइडियाज़ फ्रॉम एनी बुक या राइटिंग में से, तो ऐसा नहीं है. ही सॉ हिमसेल्फ एज अ प्रॉफिट, तो ये अपने आप को खुद ही एक प्रॉफिट कहते थे, यूजिंग हिज वर्क टू कन्वे डिवाइन ट्रूथ्स. तो ये इनकी अपनी एक सेल्फ क्रिएशन भी आप कह सकते हैं. लेटर लाइफ एंड लेगेसी के बारे में बात करें तो वो हिज स्ट्रगल्स एंड ऑब्सक्योरिटी इज देयर डिस्पाइट हिज आर्टिस्टिक जीनियस. ब्लेक स्ट्रगल विद पॉवर्टी, ऑब्सक्योरिटी थ्रू आउट हिज लाइफ. तो ऑब्सक्योरिटी इन अ सेंस कि इनके अपने नज़रियात में, इनके आइडियाज़ में सर्टनली देयर वाज अ परफेक्शन तो नहीं हो सकती, इनके अपने यूनिक आइडियाज़ थे. पॉवर्टी थी, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे थे बट उनकी जो फाइनेंशियली वो उतना ज़्यादा साउंड नहीं हो पाए. His work was often misunderstood or ignored by his contemporaries. तो इनके काम को ठीक तरह से समझा नहीं गया. फाइनल ईयर्स में अगर देखें तो his later years Blake continued to produce art and poetry supported by a small group of loyal patrons. He died on August 12, 1827 in London and was buried in an unmarked grave at Bunhill Fields. तो डेथ होती है इनकी 1827 में. कोई आप कह लें कि बहुत ज़्यादा हाईली इनको रिगार्ड इनकी लाइफ में या लेटर लाइफ में नहीं किया गया. तो इनके जो फाइनल ईयर्स थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं गुजरे. इसी तरह ब्लेक्स वर्क गेन वाइड स्प्रेड रिकग्निशन ओनली आफ्टर हिज डेथ. तो ये जो भी उनकी जो पॉपुलैरिटी बनी, ये पॉपुलैरिटी ही गेन इज पॉपुलैरिटी आफ्टर हिज डेथ. Today he is celebrated as a visionary artist and poet whose work transcends conventional boundaries and continues to inspire readers and artists worldwide. आज उनकी लाइफ के बाद ने 100 सालों के बाद उनको एक बहुत अच्छा, बड़ा कॉम्पिटेंट, बहुत विजनरी आर्टिस्ट माना जाता है. तो ये सब कुछ उनकी लाइफ के, उनकी डेथ के बाद हुआ. अगर हम की थीम्स की बात करें विच आर मेंशन इन हिज वर्क, first is the power of imagination and creativity, then the tension between innocence and experience, the critique of social and political oppression, the exploration of spiritual and mystical truths, the celebration of individual freedom and human potential. ये बड़े बड़े themes हैं जो उनकी पोइट्री में है. ये पोइट्री हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिस्कस भी करेंगे. William Blake's life and work remain a testament to the enduring power of art and imagination. His life was full of a love for art and his own imagination. His unique fusion of poetry and visual art, along with his visionary insights, has cemented his place as one of the most influential figures in English literature and art. That's why इनको इतना बड़ा आर्टिस्ट और पोइट माना जाता है. विजुअल आर्ट और पोइट्री को कंबाइन करना, उसका फ्यूजन तैयार करना, it was something very new, it was something modern at that time, in that age. That's why he's regarded as one of the most skilled poet of that age. यहाँ हमारा इनकी जो बायोग्राफी, लाइफ एंड करियर जो है वो यहाँ एक ब्रीफ उसका जो स्केच था वो मैंने आपके सामने पेश किया. ये एंड होता है. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए. शैल कम बैक इन कमिंग डेज. इनके हम पोइट्री की चंद थीम्स, इनकी पॉइंट लेकर मैं दोबारा हाजिर होऊंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.